अज्ञानता से भय उत्पन्न होता है, रहस्य से जिज्ञासा। यह कभी भी पर्याप्त रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि जानना डरना नहीं है। कार्ल सागन का ये कहना ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हमारी कोशिश पर कितना सही बैठता है ना, खासकर जब बात मंगल ग्रह की हो। बिल्कुल। मंगल ग्रह हमेशा से एक फैसिनेशन रहा है, साइंस के लिए भी, कहानियों के लिए भी। और अभी नासा की घोषणा ने इस जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है। जी हाँ, हम नासा के परसिवियरेंस रोवर की बात कर रहे हैं। मंगल पर उसे कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये शायद अतीत के जीवन का अब तक का सबसे मजबूत इशारा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि मामला क्या है। हमारे पास नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी है, नेचर जर्नल में जो छपा है वो है। हाँ, और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने भी इसे कवर किया है, इसके विश्लेषण को। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों को देखें और समझें कि ये परसिवरेंस रोवर ने असल में ढूंढा क्या है। ये संभावित जैव संकेतक, मतलब पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स, ये हैं क्या? बिल्कुल। और वैज्ञानिक क्यों इतने उत्साहित हैं, लेकिन साथ साथ वो इतने सावधान क्यों हैं, ये भी समझना जरूरी है। हाँ, और ये समझना सबके लिए ज़रूरी है जो साइंस में रुचि रखते हैं, और ख़ास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। साइंस इन टेक और करंट अफेयर्स दोनों नजरिए से। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा परसिवरेंस रोवर के बारे में बात कर लेते हैं। जरूर। तो परसिवरेंस ये नासा का एक बहुत ही एडवांस्ड रोवर है। फरवरी 2021 से ये मंगल की सतह पर है। हाँ, 2021 से। और ये है जेज़ेरो क्रेटर नाम की जगह पर। ये जगह खास इसलिए है क्योंकि अरबों साल पहले यहाँ एक झील हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। नदी भी आकर मिलती थी, तो जीवन के लिए शायद एक अच्छी जगह रही हो। क्रेटर में पुराने जीवन के निशान खोजना। ये सिर्फ देख नहीं रहा, सैंपल भी ले रहा है ना। बिल्कुल सही। इसका मेन काम ही यही है, मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेत खोजना, खासकर माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के निशान। और इसके लिए ये सतह को एनालाइज तो कर ही रहा है, साथ में चट्टानों में ड्रिल करके सैंपल भी जमा कर रहा है। और प्लान ये है कि इन सैंपल्स को बाद में पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। ओके, तो ये जो ताज़ा खबर है जिसकी वजह से इतनी चर्चा हो रही है, ये संभावित जैव संकेतक वाली बात, ये शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी असल में पिछले साल शुरू हुई थी। परसिवरेंस रोवर, जो एक छोटी कार जितना बड़ा है, वो घूमते घूमते एक खास चट्टान पर पहुंचा। उस चट्टान के कुछ गुण ऐसे थे कि वैज्ञानिकों को लगा कि यहाँ जांच करनी चाहिए। बाद में इस चट्टान को नाम दिया गया चियावा फॉल्स। चियावा फॉल्स, अच्छा। तो इसमें क्या खास लगा वैज्ञानिकों को? देखिए, इसकी बनावट, इसमें जो मिनरल्स थे, उनसे लगा कि ये ऐसी जगह हो सकती है जहां पुराने माइक्रोब्स के सबूत अगर हों तो वो सुरक्षित रह सकते हैं। रोवर पर बहुत अच्छे उपकरण हैं, जैसे शर्लॉक और पिक्सल। हाँ, सुना इनके बारे में। ये चट्टानों की केमिस्ट्री और बनावट को बहुत बारीकी से देख सकते हैं। तो इन उपकरणों ने क्या बताया शुरू में? तो रोवर ने इसका विश्लेषण शुरू किया, डेटा भेजना शुरू किया, और जुलाई 2024 में, मतलब इसी साल, नासा ने एक शुरुआती घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि भाई, प्रिलिमिनरी एनालिसिस ये बता रहा है कि चट्टान में कुछ ऐसे केमिकल्स और स्ट्रक्चर्स हैं जो हो सकता है कि अरबों साल पहले जीवित जीवों ने बनाए हों। अच्छा, जुलाई में संकेत मिल गए थे। हाँ, संकेत तब मिले थे, लेकिन उन्होंने तभी साफ कर दिया था कि ये सिर्फ एक संभावना है, मतलब पक्के तौर पर कुछ कहने से पहले और गहरा विश्लेषण करना होगा। ओके, तो अब जो नेचर पत्रिका में छपा है वो उसी विश्लेषण को आगे बढ़ा रहा है। इसमें क्या नया है? जी हाँ, नेचर में जो हालिया स्टडी आई है, उसमें साइंटिस्ट की टीम ने चियावा फॉल्स चट्टान के सैंपल का और डिटेल्ड एनालिसिस पेश किया है। और वो अब भी इस बात पर कायम है, बल्कि और मजबूती से कह रहे हैं कि इसमें संभावित जैव संकेतक हो सकते हैं। ये शब्द जैव संकेतक या बायोसिग्नेचर, ये बार बार आ रहे हैं। जरा इसे आसान भाषा में समझाएंगी, जो लोग बहुत साइंटिफिक टर्म्स नहीं जानते उनके लिए? हाँ, जरूर। देखिए, बायोसिग्नेचर या जैव संकेतक का मतलब है कोई भी ऐसी चीज, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, या कोई पैटर्न, जैसे चट्टान में कोई खास बनावट, जिसकी उत्पत्ति बायोलॉजिकल प्रोसेस से हुई हो। मतलब किसी जीव ने बनाया हो। हाँ, या उसके जीवन का नतीजा हो, जैसे कोई खास मॉलिक्यूल हो सकता है, लिपिड या प्रोटीन का बचा हुआ हिस्सा, या फिर चट्टान में माइक्रोब्स की छोड़े निशान, या खनिजों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो आमतौर पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जुड़ा होता है। समझ गया। और नासा के जो कार्यवाहक प्रशासक हैं, सीन डफी, उनका बयान भी काफी चर्चा में था इसी को लेकर। हाँ,
सीन डफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि परसिवियरेंस की ये खोज मंगल पर जीवन खोजने के हमारे अब तक के प्रयासों में सबसे करीब है। उन्होंने इसे एक अभूतपूर्व खोज कहा जो मंगल की हमारी समझ को आगे बढ़ाएगी। उनके शब्दों से उत्साह तो साफ झलकता है। बिल्कुल। तो आखिर ऐसा क्या मिला है उस चट्टान के सैंपल में? मतलब साइंटिफिकली उसकी बनावट, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या पता चला है? रोवर के जो उपकरण हैं, शर्लॉक और पिक्सल, उनके डिटेल्ड एनालिसिस से ये पता चला है कि चेवा फॉल्स चट्टान का सैंपल मुख्य रूप से बहुत बारीक कणों वाली मिट्टी यानी क्ले और सिल्ट से बना है। क्ले और सिल्ट, चिकनी मिट्टी और गाद, ये तो पृथ्वी पर भी बहुत मिलती हैं। मंगल पर इनके मिलने का क्या महत्व है? यही बात दिलचस्प हो जाती है। जैसा आपने कहा, पृथ्वी पर ये आम है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि पृथ्वी पर हम जानते हैं कि क्ले और सिल्ट जैसी जो बारीक तलछटी चट्टानें होती हैं, वो पुराने जीवन के संकेतों, खासकर माइक्रोब्स के फॉसिल्स और केमिकल निशानों को संभाल कर रखने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, ये प्रिजर्व करती हैं। हाँ, ये मिनरल्स पानी की मौजूदगी में बनते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पकड़कर उन्हें करोड़ों अरबों साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। पृथ्वी पर जो हमें अरबों साल पुराने जीवन के निशान मिले हैं, वो अक्सर ऐसी ही मिट्टी की परतों में मिले हैं। तो ये मंगल की चट्टान एक तरह की टाइम कैप्सूल हो सकती है। वाह, मतलब ये एक अच्छी जगह है सबूत मिलने के लिए। और इस मिट्टी और गाद के अलावा केमिकली क्या मिला उसके अंदर? एनालिसिस में इसमें ऑर्गेनिक कार्बन यानी जैविक कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। ऑर्गेनिक कार्बन? हाँ, साथ ही सल्फर वाले मिनरल्स, ऑक्सीडाइज आयरन जिसे हम आम भाषा में जंग कह सकते हैं, और फास्फोरस के कंपाउंड्स भी पाए गए हैं। यहीं पर हमें बहुत सावधानी रखनी है, और वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं। जैविक कार्बन का मतलब सीधे सीधे जीवन नहीं है, इसका मतलब है कार्बन पर आधारित मॉलिक्यूल। अच्छा, जीवन जैसा हम जानते हैं वो कार्बन बेस्ड है, तो जीवन के लिए जैविक कार्बन जरूरी है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैविक कार्बन के मॉलिक्यूल बिना जीवन के भी बन सकते हैं। ओह, कैसे? जैसे उल्कापिंड गिरते हैं, उनसे आ सकते हैं, या ग्रह पर ही जो प्राकृतिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे भी बन सकते हैं। इनको कहते हैं एबायोटिक प्रक्रियाएं, एबायोटिक प्रोसेसेस। तो फिर इस खोज में खास क्या है अगर जैविक कार्बन अपने आप में सबूत नहीं है? खास है इन सब चीजों का एक साथ मिलना, मतलब एक ऐसी चट्टान जो क्ले और सिल्ट से बनी है, जो प्रिजर्वेशन के लिए अच्छी है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का मिलना, और साथ में सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीडाइज्ड आयरन जैसे तत्वों का होना। ये पूरा पैकेज, ये पूरा कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है। क्यों? ये कॉम्बिनेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पृथ्वी पर माइक्रोब्स इसी तरह के केमिकल माहौल में पनपते हैं। वो इन तत्वों से ऊर्जा लेते हैं और अपने निशान छोड़ते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक ऐसे माहौल की तरफ इशारा करता है जो जीवन के लिए ठीक हो सकता है, और साथ ही उसमें जीवन के संभावित केमिकल निशान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उत्साह तो समझ आ रहा है, लेकिन फिर वैज्ञानिक 100% श्योर क्यों नहीं है? ये संभावित यानी पोटेंशियल पर इतना जोर क्यों? अनिश्चितता कहाँ है? अनिश्चितता इसलिए है क्योंकि विज्ञान सबूत मांगता है, अच्छा। पक्का सबूत, और वो अभी नहीं मिला है। जिन स्ट्रक्चर्स या केमिकल सिग्नल्स ने वैज्ञानिकों को उत्साहित किया है, उनके बनने की दूसरी वजह भी हो सकती हैं। मतलब वो बिना जीवन के एबायोटिक तरीकों से भी बन सकते हैं। अच्छा। और विज्ञान ऐसे ही काम करता है। जब तक आप दूसरी सभी संभावनाओं को खारिज न कर दें, तब तक आप किसी एक नतीजे पर पक्के तौर पर नहीं पहुंच सकते। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं कि बिना जीवन के कैसे बन सकता है? बिल्कुल, नासा के वैज्ञानिकों ने खुद ये साफ किया है। उन्होंने बताया कि चट्टान में जो मिनरल्स हैं और पानी के बीच जो सामान्य केमिकल रिएक्शंस होते हैं, खासकर जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, वो भी कुछ ऐसे पैटर्न या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो देखने में बायोलॉजिकल लगें, जैसे पानी और कुछ खास मिनरल्स, मान लीजिए आयरन, सल्फाइड, इनके बीच रिएक्शन से भी ऑर्गेनिक कार्बन जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल बन सकते हैं। ऐसी चीजें पृथ्वी पर भी होती हैं। ये माइक्रोब्स के लिए एनर्जी सोर्स हो सकती हैं और इस तरह जीवन का अप्रत्यक्ष संकेत। लेकिन ये जीवन के बिना भी हो सकती हैं। तो इसे ऐसे समझें कि एक फिंगरप्रिंट मिला है जो किसी संदिग्ध से मिल खा रहा है। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि 2-3 और चीजें भी वैसा ही निशान बना सकती हैं। हाँ। तो सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के हम कह नहीं सकते कि अपराधी यही है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, बिल्कुल सही। हमें और सबूत चाहिए।
हमें ये साबित करना होगा कि इन संकेतों को किसी भी ज्ञात नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं समझाया जा सकता। और यहीं पर असली चुनौती है। क्यों? चुनौती क्यों है? क्योंकि मंगल का पर्यावरण, उसका जियोकेमिकल इतिहास वो पृथ्वी से अलग है और हम अभी भी वो सारी एबायोटिक प्रक्रियाएं पूरी तरह नहीं समझते जो वहां हो सकती हैं या हुई होंगी। ये बात तो है। और यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। आगे क्या? इस पहेली को सुलझाने के लिए अगला कदम क्या है? क्या परसिवियरेंस वहीं पर और खुदाई करेगा? परसिवियरेंस ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। उसने सिर्फ वहां एनालिसिस नहीं किया, बल्कि चियावा फॉल्स चट्टान से ड्रिल करके एक छोटा सा कुछ सेंटीमीटर का सिलेंडर के आकार का सैंपल भी निकाल लिया है। अच्छा, सैंपल ले लिया। हाँ, और ये उन 30 से ज्यादा सैंपल्स में से एक है जो रोवर ने अब तक मंगल पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग चट्टानों से इकट्ठे किए हैं। और इन सैंपल्स का क्या होगा? इन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की बात थी ना? बिल्कुल, यही फाइनल प्लान है। इन सभी सैंपल्स को रोवर के अंदर एक स्पेशल सील बंद डब्बे में सुरक्षित रखा गया है और इरादा ये है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा मिशन होगा जिसे मार्स सैंपल रिटर्न या MSR मिशन कहते हैं। उसके जरिए इन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। पृथ्वी पर लाने की क्या जरूरत है? रोवर के उपकरण काफी नहीं है। रोवर पर उपकरण बहुत एडवांस्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पृथ्वी पर हमारी जो टॉप लैब्स हैं उनके बराबरी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर हम इन सैंपल्स का कई अलग अलग तरीकों से और कई ज्यादा बारीकी से विश्लेषण कर पाएंगे। जैसे? हम ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोवर पर भेजना मुमकिन नहीं है, जैसे कार्बन डेटिंग के बहुत एडवांस तरीके या बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पृथ्वी पर वैज्ञानिक ये पक्का कर पाएंगे कि ये संकेत वाकई बायोलॉजिकल हैं या एबायोटिक। मंगल की चट्टानें हमारी लैब्स में सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है, लेकिन क्या ये सैंपल रिटर्न मिशन पक्का है? मतलब ये होगा ही? यहीं पर एक बड़ी अनिश्चितता है, एक चुनौती है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन ये टेक्निकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत महंगा भी। इसमें कई स्टेप्स हैं। एक लैंडर मंगल पर उतरेगा, वो परसिवियरेंस से सैंपल लेगा, फिर एक छोटा रॉकेट उन सैंपल्स को मंगल के ऑर्बिट में भेजेगा और फिर एक और स्पेसक्राफ्ट उन सैंपल्स को पकड़कर पृथ्वी पर वापस लाएगा। बहुत पेचीदा है। बाप रे, काफी मुश्किल लगता है। हाँ, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA इस पर मिलकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में इस मिशन के बजट में कटौती हुई है, खासकर अमेरिका में। ट्रंप प्रशासन ने जो बजट प्रस्तावित किया, उसने इस मिशन के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। ओह, तो मतलब ये खोज जितनी वैज्ञानिक रूप से अहम है, उतनी ही राजनीतिक और पैसों की मुश्किलों से भी जूझ रही है। हाँ, दुर्भाग्य से स्पेस एक्सप्लोरेशन में अक्सर ऐसा होता है। इसका भविष्य पृथ्वी की प्राथमिकताओं और बजट पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक समुदाय तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है इन सैंपल्स का, क्योंकि ये सिर्फ जीवन के सवाल का जवाब नहीं देंगे, बल्कि मंगल के जियोलॉजिकल इतिहास, उसकी रहने लायक क्षमता, हैबिटेबिलिटी के बारे में भी बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन मिशन का आगे बढ़ना फंडिंग पे निर्भर करेगा। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, खासकर अगर कोई रिवीजन के लिए नोट करना चाहें, जैसे UPSC वाले? ठीक है, मेन पॉइंट्स को लिस्ट करते हैं। नासा के परसिवियरेंस रोवर को मंगल के जेज़ेरो क्रेटर में चियावा फॉल्स चट्टान में संभावित जैव संकेतक मिले हैं। ये अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि शायद वहां अतीत में जीवन रहा हो। ओके, पहला पॉइंट संभावित जैव संकेतक। दूसरा, ये चट्टान क्ले और सिल्ट से बनी है, जो जीवन के निशान सुरक्षित रखने के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीडाइज्ड आयरन का एक खास कॉम्बिनेशन मिला है। दूसरा, चट्टान की बनावट और केमिस्ट्री बन सकते हैं, इसलिए ये अभी जीवन का पक्का सबूत नहीं है। वैज्ञानिक बहुत सतर्क हैं। तीसरा, एबायोटिक संभावना, सावधानी। चौथा, इन संकेतों का सच जानने के लिए कि ये बायोलॉजिकल हैं या नहीं, इन चट्टानों के सैंपल्स का पृथ्वी पर डिटेल्ड लैब एनालिसिस जरूरी है। चौथा, सैंपल रिटर्न की जरूरत। और पांचवा, ये जो मार्स सैंपल रिटर्न मिशन है, जो सैंपल लाएगा, वो टेक्निकली मुश्किल तो है ही, साथ में बजट की अनिश्चितताओं का भी सामना कर रहा है। इससे फाइनल जवाब मिलने में देरी हो सकती है। पांचवा, मिशन पर अनिश्चितता। ये पॉइंट्स पूरी स्थिति को अच्छे से बयान करते हैं।
ये दिखाता है कि साइंस कैसे काम करता है। एक रोमांचक खोज होती है, फिर उसका सावधानी से विश्लेषण होता है, अलग-अलग संभावनाओं पर विचार होता है। हाँ, और फिर और पक्के सबूतों की जरूरत होती है। बिल्कुल। और यहीं पर नेचर जैसे जर्नल में रिसर्च छपना और अखबारों में उसका विश्लेषण आना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये साइंटिफिक कम्युनिटी की जांच पड़ताल और बहस को दिखाता है। सही कहा। ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। सोचिए, 2 स्थितियां। पहली, मान लीजिए भविष्य में सैंपल रिटर्न मिशन कामयाब होता है। सैंपल पृथ्वी पर आते हैं और लैब में पक्का हो जाता है कि हाँ, चारावा फॉल्स चट्टान के निशान वाकई अरबों साल पहले मंगल पर मौजूद माइक्रोब्स के ही हैं। अगर ऐसा हुआ, तो मानवता के लिए, ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ के लिए इसके क्या मायने होंगे? ओह, ये मानव इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट होगा। शायद सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रांतियों में से एक। पहली बार पक्का सबूत मिलेगा कि जीवन पृथ्वी के बाहर भी शुरू हुआ, पनपा। ये इस सोच को बल देगा कि शायद जीवन यूनिवर्स में कोई अनोखी घटना नहीं है, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया का नतीजा हो सकता है। एस्ट्रोबायोलॉजी का पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। दूसरे ग्रहों, चांदों पर जीवन की खोज को नई दिशा मिलेगी। और दार्शनिक रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। हम अकेले नहीं हैं, ये जानना ही अपने आप में बहुत गहरा होगा। बिल्कुल। और अब दूसरी स्थिति सोचते हैं। अगर डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ये पक्का हो जाता है कि नहीं, ये निशान पूरी तरह से एबायोटिक प्रोसेस से बने हैं, जीवन का कोई हाथ नहीं, तो फिर क्या मंगल पर जीवन की खोज खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खोज खत्म नहीं होगी। अगर ये संकेत एबायोटिक साबित होते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नतीजा होगा। वो कैसे? इससे हमें उन जटिल एबायोटिक केमिकल प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी जो जीवन जैसे दिखने वाले झूठे संकेत, मतलब फॉल्स पॉजिटिव्स बना सकती हैं। ये जानकारी हमें भविष्य में दूसरे ग्रहों या चांदों पर जीवन खोजते समय और ज्यादा सावधान और सटीक बनाएगी। हमें पता चलेगा कि किन चीजों से धोखा हो सकता है। अच्छा, मतलब हम सीखेंगे कि जीवन के निशान कैसे न दिखें, तब वे दिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और मंगल पर जीवन की खोज तो जारी रहेगी, क्योंकि हम ये तो जानते ही हैं कि वहाँ अतीत में पानी था, जीवन के लिए जरूरी तत्व थे। हो सकता है हमें और गहराई में ड्रिल करना पड़े या किसी और तरह के संकेतों को ढूंढना पड़े। विज्ञान असफलताओं से भी सीखता है और आगे बढ़ता है। वाकई, दोनों ही सूरतों में ज्ञान तो बढ़ेगा ही। ये खोज हमें याद दिलाती है कि विज्ञान एक लगातार चलने वाली यात्रा है, सवालों और जवाबों का सिलसिला। उम्मीद है श्रोताओं को मंगल पर जीवन की संभावनाओं से जुड़ी इस जटिल और रोमांचक कहानी को समझने में मदद मिली होगी। और जैसा हमने पहले कहा, ये विषय न सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी के साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। इस तरह की खोजों का साइंटिफिक बेसिस क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं और भविष्य की दिशा क्या है, ये समझना महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारी ये विस्तृत बातचीत जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी, तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे विषयों पर हमारी चर्चाओं से जुड़े रह सकें। और हाँ, अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।